अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फयाज वलाना और आप देख रहे हैं फयाज वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, फार्म 47 वाली मैंडेट और हुकूमत आ गई बरसरे इक़्तिदार, और ये कैसे हो सकता है कि जेल साजी की बुनियाद पर बनाई गई हुकूमत के आफ्टर शॉक्स आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक तक न पहुंचे। जिस तरह अब तक शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत और पंजाब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत के जो असरात आप तक पब्लिक तक पहुंचे हैं, उनसे आपको ये यकीन हो चला होगा कि जिस हुकूमत के बुनियाद ही जेल साजी और मैंडेट चोरी से हो, उनसे बेहतरी की तवक्को किस तरह रखी जा सकती है। अभी आप ईद उल फितर मना चुके होंगे। आइए अब चलते हैं बड़ी ईद की तरफ। बड़ी ईद के हवाले से खबर यह है कि इस दफ़ा जो पाकिस्तान से आज़मीन हज करने जाएंगे हरमैन शरीफैन, ये पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन हज होगा, क्योंकि इस वक्त हुकूमत फॉर्म 47 वालों की है। और तफसील इसकी कुछ यूं है, वो आपको मैं बताता चलूँ कि ये तस्वीर आई कहाँ से है। मेरे बरखुरदार रिपोर्टर हैं जहांगीर मिनास, इस्लामाबाद के रिपोर्टर हैं, बड़े जहांदीदा रिपोर्टर हैं, बड़े अरसे से वजारत मजहबी उमूर की बीट करते आ रहे हैं, और वजारत मजहबी उमूर की मुस्तनद खबरें जहांगीर मिनास के अलावा शायद ही इस्लामाबाद में किसी के पास हो। वो अपना यूट्यूब चैनल भी साड़ी गल के नाम से करते हैं और हल्के फुल्के अंदाज में अहम मुल्की सियासी समाजी मसाइल की निशानदेही करते हैं। अगर आपने साड़ी गल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कर लें, क्योंकि कभी कभी मुल्की अहम मसाइल को हल्के फुल्के अंदाज में भी सुन लेना चाहिए। जहांगीर मिनाज साहब की रिपोर्ट है, वो बताते हैं कि इस दफा हज टोटल जो इनकी अपना टारगेट है वजारत मजहबी उमूर का, वो है कि 1,80,000 का इन्हें कोटा मिला है सऊदी अरब की तरफ से कि इस दफा पाकिस्तान से 1,80,000 हुज्जाज कराम हज के लिए जाएंगे, जिनमें से 50% कोटा सरकारी है और 50% प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया है। अब जो सरकारी 50% है, उसका रेट जो वजारत मजहबी उमूर ने फाइनल किया है वो है 10,75,000। इसका मतलब है कि जो बंदा हज पे जाएगा इस दफा सरकारी कोटे में, 10,75,000 उसे सरकारी खजाने में जमा कराना पड़ेगा और फिर वो हज पे जा सकेगा। इसके अलावा भी एक अंदाजा है कि तकरीबन 1.5 से 2 लाख आपके अलग वैसे भी खर्च हो जाते हैं, आप जाती शॉपिंग के लिए जो आपके खर्चात आते हैं। जो प्राइवेट कोटा दिया गया है वो 90,000 हुज्जाज कराम का प्राइवेट कंपनीज को दे दिया गया है, और उसका अंदाज़ा ये है कि तकरीबन 14 लाख से लेकर 30 लाख तक, क्योंकि उनके अपने पैकेजेस होते हैं, अपनी मर्जी से वो बनाते हैं, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार तक 6 स्टार तक, तो वो जहां मर्जी है रेट ले जाएं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता। और करप्शन सरकार में, सरकारी कोटे में इतनी नहीं होती, प्राइवेट में ज्यादा होती है। और ये अब तक पाकिस्तान में 902 कंपनियां, रजिस्टर्ड कंपनियां हैं जो ये प्राइवेट हज का कोटा इस्तेमाल करती हैं, और जो उनके आगे एजेंट हैं वो इसके अलावा हैं। अगर 902 हैं तो आप उससे अंदाजा लगा लें कि ये कितना वसी पैमाने पर एक बड़ा कारोबार बन चुका है। अब आप कहेंगे कि 50% प्राइवेट को क्यों दिया गया, इसकी एक लंबी हिस्ट्री है, और उसकी वजह यह है कि ये अब सिर्फ हज नहीं रहा, हज आपके लिए होगा लेकिन इन लोगों के लिए बाकायदा धंधा है। और ये धंधा, इसकी तारीख अगर देखी जाए तो इसकी तारीख कुछ ज्यादा पुरानी नहीं। मर्दे मोमन मर्दे हक के नारे से जाने जाने वाले पाकिस्तान के तारीख के मुतनाज़ तरीन किरदार जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के साहबजादे मोहम्मद एजाजुल हक साहब जब वजीर मजहबी उमूर बने, और उस वक्त भी हुकूमत थी अपने बाबू जी की, मियां नवाज शरीफ साहब की, वजीर मजहबी उमूर एजाजुल हक थे, उस वक्त से वजारत मजहबी उमूर में ये हज कोटा और हज के वीज़ों पे करप्शन का सिलसिला शुरू हुआ। ब्लू एरिया इस्लामाबाद में एक ट्रैवल एजेंट थे, जाने पहचाने, नामी ग्रामी। वजीर मजहबी उमूर एजाजुल हक साहब को अगर मिनिस्ट्री में वो नहीं मिलते थे तो आप उन ट्रैवल एजेंट के ऑफिस में अगर चले जाएं ब्लू एरिया में, तो वहाँ वजीर मजहबी उमूर मिल जाते थे। और बताया जाता है कि ये जो धंधा शुरू हुआ है ये उस दौर से शुरू हुआ है, और बाद इस धंधे को बाकी बाद में आने वाले वजीर, जितने भी मजहबी उमूर के वजीर थे, उन्होंने इसे तूल ही बख्शा है। वो जो ट्रैवल एजेंट हैं उनका यहाँ मिसिसागा कनाडा में भी एक आलीशान घर है, और उनकी एक अदद बेगम और बच्चे यहाँ से वजीर मजहबी उमूर एजाजुल हक के जब दौर था उस वक्त से ये धंधा शुरू हुआ, और बाद वजीर मजहबी उमूर पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह साहब रहे, और बताया जाता है कि उस दौर में भी इस काम को मजीद फ़रोग मिला। और फिर बाद में जो जो वजीर मजहबी उमूर आता रहा और जो जो सेक्रेटरी मजहबी उमूर आता रहा, किसी ने भी इस बहती गंगा में हाथ धोने से इज्तनाब नहीं किया, बल्कि इस काम को आगे बढ़ाते ही चले गए। और फिर ये प्राइवेट सेक्टर में भी इसलिए गया क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जितने ये हज ग्रुप बने हुए हैं, ऑपरेटर्स बने हुए हैं, इनकी अगर कहानियाँ, किस्से कहानियाँ और इनकी दास्तानें सुने तो यकीन माने ये हुज्जाज कराम को जिच करके रख देते हैं। बहुत कम ऐसे होंगे, शायद आटे में नमक के बराबर, कि जो आपसे वो प्रॉमिस करते हैं वाकई वहाँ सऊदी अरब पहुँचने के बाद आपको वही सहूलतें ये देते हैं, आपको वही रिहाइश देते हैं, और आपको उसी तरह आपकी टेक केयर की जाती है जिस तरह यहाँ ये आपसे पैसे बटोरते हुए आपके साथ वादा करते हैं। ये सिलसिला इस हद तक बढ़ा कि अभी PDM 1 की जब गवर्नमेंट थी, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, और JUI फजलुर रहमान ग्रुप, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब उस वक्त PDM के प्रेसिडेंट थे और वो भी इस PDM 1 की हुकूमत में इत्तेहादी थे, तो वजारत मजहबी उमूर मौलाना फजल रहमान साहब के एक हिस्से में आई। मौलाना अब्दुल शकूर इनके एक वज़ीर थे मजहबी उमूर के, JUI से इनका ताल्लुक था,
इंतहाई सादा मंश फ़कीर तबा आदमी थे, वो वज़ीर मजहबी उमूर बन गए। और बिल आखिर बताया जाता है कि वो बात नहीं मान रहे थे। ये जो धंधा है, ये जो 2 नंबरियां हैं वजारत मजहबी उमूर में, हज कोटे में, वो कोई हज कोटा ग्रुप था जो उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था और इस हद तक उन्हें तंग कर रहा था। मौलाना अब्दुल शकूर उनकी बात नहीं मान रहे थे। और फिर एक रोज़ वो मैरियट होटल से निकले, पाक सेक्रेटेरिएट से होते हुए वो डी चौक के पास जब पहुँचे तो एक दूसरी तरफ से एक गाड़ी आई, डाला था शायद हीलक्स रिवो, हैवी ड्यूटी डबल केबिन डाला था, और उसने खाली रोड थी, उसने दानिस्ता तौर पर हिट किया मौलाना अब्दुल शकूर साहब की गाड़ी को, और वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जहाँ भाग को। और उस वक्त दिन दहाड़े, शायद ये दिन था 15 अप्रैल 2023 का दिन था, और वज़ीर मजहबी उमूर को दिन दहाड़े इस्लामाबाद में एक गाड़ी में टक्कर मारकर कत्ल कर दिया गया, और उसकी FIR तक नहीं दर्ज कराई गई। बताया जाता है कि पोस्टमार्टम तक नहीं कराया गया। और मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी इंतहाई फाल पार्टी है। ये कैसे हो सकता है कि इस्लामाबाद में एक फेडरल मिनिस्टर का कत्ल हो और उस पर कोई आगे बातचीत ना बढ़े? इस बात को वहाँ ही दबा दिया गया, ना पोस्टमार्टम कराया गया, ना FIR अगर दर्ज कराई भी गई तो रस्मी सी कराई गई, उसको परस्यू नहीं किया गया, और इस बात को वहाँ ही दबा दिया गया। क्यों? कि बताया जाता है कि वो प्रेशर डालने वाले जो ग्रुप था इस हज कोटे के चक्कर में, उनमें कुछ जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के लोग भी थे जो उस ब्लैकमेलिंग ग्रुप के साथ मिले हुए थे। इसलिए मौलाना साहब ने बेहतर समझा कि इस मामले को मजीद आगे ना बढ़ाया जाए, क्योंकि तफ्तीश अगर आगे बढ़ी तो शायद पूरा हमारे घर उनके घर की तरफ ही आ जाता। ये यहाँ ही नहीं बल्कि जो सेक्रेटरी वजारत मजहबी उमूर रहे हैं, जितने सेक्रेटरी मजहबी उमूर रहे हैं, उनके अगर एक एक के नाम उठा के देखे जाएं तो शायद ही कोई ऐसा साफ पाक आपको निकले सेक्रेटरी मजहबी उमूर जिसने वहाँ करप्शन से हाथ ना अपने रंगे हों। हाल ही में 27 मार्च 2024 को, अभी तकरीबन हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले रिटायर होने वाले आफ्ताब अकबर दुरानी जो सेक्रेटरी इंटीरियर रिटायर हुए हैं, ये जब सेक्रेटरी मजहबी उमूर थे तो इनके बारे में बताया जाता था कि ये जो हज कोटा लेने देने वाले लोग थे, इस धंधे में जो शरीक लोग हैं, ये जब वजारत मजहबी उमूर जाते थे तो जाते हुए भी कानों को हाथ लगाते हुए जाते थे और वापस आते हुए भी कानों को हाथ लगाते हुए आते थे, क्योंकि आफ्ताब दुरानी साहब की फरमाइशें उनकी सोच से भी ज़्यादा होती थी। अब जब वो सेक्रेटरी इंटीरियर 27 मार्च को रिटायर हुए हैं तो इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने अपने ऑफिस में बाआवाज़ बुलंद नारे लगाते हुए कहा है कि अल्लाह का शुक्र है ये बंदा रिटायर हो गया, इसका तो पेट ही नहीं भरता था। और फिर उनके स्टाफ में से ये खबर निकली है कि एक अफसर ने दूसरे अफसर को फ़ोन करके, वो शायद चीफ कमिश्नर थे ये, जिन्होंने डिप्टी कमिश्नर को फ़ोन करके कहा कि सेक्रेटरी इंटीरियर आफ्ताब दुरानी रिटायर हो रहे हैं, अब पार्टी आप दोगे या मैं दूँ? क्योंकि इस हद तक उन्होंने रिलीफ फील किया कि ये सेक्रेटरी इंटीरियर आफ्ताब दुरानी साहब जो 27 मार्च को रिटायर हुए हैं, करप्शन की इंतहा की हुई थी इन्होंने, और इन्होंने चीफ कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद तक को तंग करके रखा हुआ था। ऐसे अफसरान सेक्रेटरी मजहबी उमूर रहे हैं। बाकी आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। अब ये जो रकम है 10,75,000, ये तो सरकारी कोटे की हो गई। प्राइवेट कोटे की अगर आप देखें तो उसमें 90,000 अगर प्राइवेट कोटा है, और ऑन एवरेज जो 14 लाख से 30 लाख बताया जाता है, अगर ऑन एवरेज 18 लाख भी देखा जाए तो फिर 90,000 को 18 लाख से मल्टीप्लाई कर लें, बाकी फिगर आप खुद निकाल लें कि ये कितनी बड़ी करप्शन की कहानी। अब आप कहते होंगे कि अगर इतनी इस हद तक करप्शन की कहानी है तो फिर आज जिसकी हुकूमत है, आज कौन वहाँ से मुस्तफीद हो रहा है, और ये आने वाला हज क्यों इतना महंगा तरीन हज है? शायद ये जाती बहार लूटने का मौसम है, और इस हुकूमत को जो मैंडेट चोर हुकूमत है उनको भी अंदाज़ा है कि कोई पता नहीं किस वक्त ऊपर से खान आ जाए और नए इलेक्शन कराने पड़ जाएं तो फिर शायद मौका ना मिले। और फिर सऊदी अरब ने भी हाथ खींच लिया है। सऊदी अरब की कहानी बाद में बताते हैं कि उन्होंने क्या सोचा है इस धंधे को बंद करने के लिए या इस धंधे को अपने हाथ में लेने के लिए। अब इस्लामाबाद में हुकूमत किसकी है? शहबाज शरीफ साहब की? नहीं, शहबाज शरीफ साहब की नहीं है। हुकूमत इस्लामाबाद में उनकी है जिनके हाथ में छड़ी है, बैठे हुए पिंडी में है और वहां से वो डोरें हिला रहे हैं। उन्होंने हर हुकूमत में उन्होंने अपना एक एक बंदा रखा हुआ है जो मुकम्मल निगरानी कर रहा है और लहरें गिन रहा है कि कौन लहरों से कितना फायदा उठा रहा है और कौन इन लहरों से फायदा नहीं उठा पा रहा। इस्लामाबाद में मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला हैं, लेकिन अमली तौर पर उन्हें वजीर आजम बताया जाता है। और कुछ मुस्लिम लीग नून के नाराज अरकान तो इस हद तक जुज़बुज़ हैं कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया राना सनाउल्लाह ने कि ये मोहसिन नकवी साहब की मेहरबानी है कि वो वजारत दाखिला पे इत्तफाक कर चुके हैं, अगर वो चाहते तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी बन सकते थे, लेकिन प्रैक्टिकली शायद वजारत उज़्मा वही चला रहे हैं। अब वजारत मजहबी उमूर का ये 90,000 मल्टीप्लाइड बाई 18 लाख बड़ी अमाउंट बनती है। इसको कैसे मोहसिन नकवी साहब दरखोरे इतना न समझते और कैसे वो इग्नोर करते? उन्होंने इग्नोर नहीं किया, उन्होंने अपना इंतहाई काबिल एतमाद आदमी वहाँ लगाया है। अब वो काबिल एतमाद कौन हो सकता है? मोहसिन नकवी साहब की मिसेस की सगी बहन के हस्बैंड जनाब चौधरी सालिक हुसैन साहब वजीर मजहबी उमूर लग गए हैं।
ان کے پاس وزارت ایک اور تھی، انسانی وسائل کی تھی شاید، اور اوورسیز پاکستانیز کی شاید تھی، لیکن اضافی چارج انہیں وزارتی مذہبی امور کا دے دیا گیا ہے۔ یہ اگلی عید تک حج کے یہ کوٹے چھوٹے فائنل ہونے تک وہی رہیں گے۔ کیوں کہ یہ جو ملٹیپلیکیشن ہے 90,000 پرائیویٹ حج کوٹا ملٹی پلائڈ بائی 18 لاکھ، یہ کوئی لمبی ملٹیپلیکیشن ہے، اس کو اگنور کرنا پاسبل نہیں ہے ان لوگوں کا جنہوں نے بڑی عرصے سے، اور پھر اوپر سے یہ بدنامی بھی لی۔ اور یہ جو فارم 47 والے جتنے مینڈیٹ چور ایم این ایز ہیں، ان کی اگر کوئی صف اول ترتیب دی جائے تو اس میں شاید پہلے، دوسرے یا تیسرے نمبر پر ہوں گے چودھری صالح حسین، وہی چودھری صالح حسین جو چودھری شجاعت حسین صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور گجرات پورا جانتا ہے کہ وہ فارم 47 کے جیلی مینڈیٹ سے جیتے ہیں۔ اب چودھری صالح حسین صاحب وزارت مذہبی امور میں ہیں، اور یہ جو ابھی بندر بانٹ ہونی ہے بڑی عید پہ کوٹے کی، اس کے انچارج ہے۔ باقی کیلکولیشن آپ خود کریں، لیکن بات یہ ہے کہ انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ کیوں کوئی پوچھے؟ اور شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کب تک خیر منائیں گے؟ میرے خیال میں تو اس وقت تک جب تک پنڈی والے ان کے ساتھ ٹھیک ہیں، شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اور شہباز شریف صاحب جب تک محسن نقوی جیسے لوگوں کے زور زبردستی برداشت کرتے رہیں گے۔ اب آتے ہیں دوسری طرف کہ سعودی عرب والے کیوں ہاتھ کھینچنے لگے ہیں۔ یہ آخری حج ہے جو پرائیویٹ کوٹا کے تحت تقسیم کیا جائے گا یا ملکوں کو کوٹا دیا جائے گا۔ اگلے سال سے 57 اسلامی ممالک کو حج کا کوٹا سعودی عرب گورنمنٹ خود دے گی۔ یہ گورنمنٹ آف پاکستان یا مسلم ممالک کی حکومتوں کو نہیں دیا جائے گا کہ وہ آگے آپس میں 50% سرکاری طور پر یا 50% پرائیویٹ طور پر ڈسٹریبیوٹ کرتے رہیں، اور وہاں سے یہ بیتی گنگا میں ہر بندہ کرپٹ لوگ ہاتھ دھوتے رہیں۔ ایسا نہیں ہوگا۔ سعودی حکومت نے کہا ہے کہ آئندہ سے جتنے حج کا کوٹا ہوگا ہم خود یہاں اپنی کمپنیز رجسٹر کریں گے۔ سعودی عرب میں سعودیز کمپنی ہوں گی، سعودیہ گورنمنٹ اس کی نگرانی کرے گی، اور وہاں سے حج کے ویزاز ایشو ہوں گے، وہاں سے حج کا کوٹا جاری ہوگا۔ حکومت پاکستان یا دوسری مسلم ممالک کا کوئی حکومتوں کا کوئی اس میں لینا دینا نہیں ہوگا۔ اس لیے بھی یہ کیوں سعودی حکومت سوچ رہی ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جب سے یہ ہائیبرڈ کاروں کا دور آ چکا ہے، اور آہستہ آہستہ تقریباً مختلف ممالک میں، اسپیشلی ترقی یافتہ ممالک میں تو 100% ہائیبرڈ اور پلگ ان کاریں ہو جائیں گی جو بجلی سے چلنے والی ہوں گی، تو پھر تیل کی کھپت ختم ہوگی۔ جب تیل کی کھپت ختم ہوگی یا کم ہو جائے گی تو آبویسلی تیل سے کمانے والی دولت کا جو سلسلہ ہے سعودی حکومت کا وہ بھی کم ہو جائے گا۔ اس لیے وہ ریلیجس ٹورزم کی طرف زیادہ توجہ دے رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے سعودی عرب کے جتنے مذہبی مقامات ہیں انہیں غیر مسلموں کے لیے بھی ٹورزم کے غرض سے کھول دیا ہے۔ اب آئندہ سے یہ ہوگا کہ یہ جو 57 ممالک کے لوگ وہاں حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ تو پہلے ہی انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، اب حج بھی ان کے ہاتھ میں ہوگا، اور صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسے ریلیجس ٹورزم کی آڑ میں میکسیمم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، پیسہ کمانا چاہتے ہیں۔ لیکن ہماری وزارت مذہبی امور، ہمارے چودھری صالح حسین اور ہماری فارم 47 کی مینڈیٹ چور جیلی دھاندلی زدہ حکومت کے لیے یہ آخری موقع ہے، اور آخری موقع پہ اور پنڈی والوں نے محسن نقوی کو، اور محسن نقوی نے اپنے ہم زلف جناب چودھری صالح حسین صاحب کو اس دفعہ حج کوٹے کا انچارج لگایا ہے، اور سعودی عرب والے اس ریلیجس ٹورزم کے ذریعے میکسیمم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ یہ آخری سال ہے، اگلے سال سے یہ حج کوٹا اپنے ہاتھ لے لیں گے۔ اور اب یہ جاتی بہار کے مزے لوٹنے کے لیے ہمارے پنڈی والوں نے فیصلہ کیا، بلکہ پنڈی والوں نے تو فیصلہ نہیں کیا ہوگا، محسن نقوی صاحب نے خود دیکھا ہوگا کہ یہاں میرا اپنا خاص بندہ ہونا چاہیے، اور ہم زلف سے زیادہ خاص اور کون ہو سکتا ہے؟ چودھری صالح حسین صاحب اسی لیے شاید وزیر مذہبی امور بنائے گئے ہیں، کیونکہ ان کی نظر اس 90,000 پرائیویٹ کوٹے ملٹی پلائڈ بائی 18 لاکھ۔ اجازت چاہیں گے، بہت جلد ایک اور ولا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک آپ اپنا اور اپنے قرب و جوار کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے۔ اللہ حافظ۔